वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पालनहार योजना के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि पालनहार योजनाएं ऐसे बच्चों के लिए है जो किसी न किसी कारण से जो वंचित है या उनके माता पिता या किसी भी कारण से किस किस कैटेगरी के बच्चे उसमें आएंगे। और इस योजना की जानकारी हर स्टूडेंट के लिए, हर शिक्षक के लिए और आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा इस योजना के अंतर्गत आ सकता है, उसको राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और इस योजना की अगर जानकारी आपको होगी तो आप किसी भी बच्चे की सहायता कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या नियम है और लेटेस्ट जो नियम है, संशोधित नियम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का जो ये पत्र क्रमांक है, ये 28/6/2022 यानी 28 जून का ये लेटर है। बिल्कुल लेटेस्ट और संशोधित आदेश है कि इस समय क्या क्या आदेश है, कौन कौन इस कैटेगरी में पात्र है, क्या क्या योजना का कितना लाभ मिलेगा, बच्चों को प्रति माह या वार्षिक अनुदान के रूप में कितना मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले तो ये पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम 2022, यानी कि जैसे कि आपको बताया कि ये पालनहार योजना 2007 से क्रियान्वित हो रही है। और अब जैसे नई जो योजना है इसको पालनहार संचालन हेतु कार्य संशोधित नियम 2022 कहलाएंगे। और जो पूर्व में प्रसारित नियम थे उनमें संचालन नियमों का स्थान लेंगे, यानी कुछ बदलाव हुआ है। और ये बदलाव क्या हुआ है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये नियम संपूर्ण राजस्थान में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, यानी अब जो मैं नियम बताऊंगा कि कौन कौन इस कैटेगरी में आएगा, किस किस आधार पर आएगा, वो सारी जानकारी लेटेस्ट है। अब जैसे इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है, जैसे राज्य सरकार के संबंध में, तो राज्य सरकार का मतलब राज्य सरकार है, विभाग का मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, ये सामान्य बातें। और पालनहार योजना से मतलब राजस्थान सरकार की जो योजना है। अब इसमें कुछ श्रेणियां दी हुई है कि कौन से बच्चे किस श्रेणी से है और वो पात्र इसमें आएंगे। तो एक तो एक अनाथ और देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, इस श्रेणी में कौन से बच्चे आएंगे। अनाथ बच्चे का मतलब हो गया ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिताओं के बच्चे का मतलब हो गया ऐसे बालक बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों को न्यायिक आदेश के तहत यानी न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, अथवा माता पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी है अथवा दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तो ये बच्चे उस कैटेगरी के इसमें शामिल हो जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी है कि निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, यानी ऐसे बालक बालिका जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हो, वो उसमें शामिल होगी। नेक्स्ट है पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे से तात्पर्य है कि ऐसी बालक बालिका जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो और माता द्वारा बच्चों का परित्याग कर यानी उन बच्चों को छोड़ दिया हो और उसने अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लिया हो, वो भी इस श्रेणी में आएंगे। फिर है HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, यानी ऐसे बालक बालिका जिनके माता पिता HIV एड्स से पीड़ित है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे का मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कुष्ठ रोग लेप्रोसिस से पीड़ित है। नाता जाने वाली माता के बच्चे का मतलब हो गया कि ऐसे बालक बालिका जिनके पिता की मृत्यु हो गई और माता द्वारा अपने बच्चों का परित्याग कर दिया यानी छोड़ दिया गया हो और उसे नाते गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो, यानी उसने अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो, नाते गए हो और बच्चों को छोड़ दिया हो, वो बच्चे इस श्रेणी में आएंगे। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे का मतलब हो गया कि ऐसे बालक बालिका जिनके माता पिता के पास में चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसके द्वारा कम से कम 40% यानी 40% या उससे अधिक का जो निःशक्तता प्रमाण पत्र है, अगर वो उनके पास है तो उनके बच्चे भी इस कैटेगरी में आएंगे। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे का मतलब हो गया कि ऐसे बालक बालिका जिनकी माता का वैध रूप से विवाह विच्छिन्न हो चुका है, यानी माता ने न्यायालय द्वारा तलाक ले लिया है, और या जिनके पास न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री हो, और या ऐसी समस्त महिलाएं जिनका विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले में न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने का न्यायालय द्वारा दस्तावेज हो, यानी 5 वर्ष से ज़्यादा अगर केस चल रहा है और वो पति से लग रही है तो उस कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ पत्र या 2 स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी या धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, या ऐसी महिलाएं जो 3 वर्ष से अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही हो और उनके पति से उनका कोई संबंध नहीं हो, वो सारे बच्चे हैं तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे की श्रेणी में आएंगे। सिलिकोसिस बीमारी से जो पीड़ित बच्चों के जो माता पिता के बच्चे हैं, उसमें है कि ऐसे बच्चे बालक बालिका जिनके माता पिता के पास में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र हो, यानी जिनके माता पिता है वो सिलिकोसिस से पीड़ित हो, उनकी ये है। इसके अलावा पालनहार का शब्द का मतलब क्या होगा,
पालनहार का मतलब ऐसा व्यक्ति जो इस योजना के अंतर्गत परिभाषित श्रेणी के बालक बालिका, यानी जो इस कैटेगरी के जो बालक बालिका आ रहे हैं उनके लिए आवास की, भोजन की, वस्त्र की, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व ले रहा हो, वो पालनहार कहलाएगा। यानी कि इन बच्चों के जो भी खर्च का पैसा जो सरकार देगी वो पालनहार व्यक्ति के नाम के खाते में आएगा, पालनहार के नाम पे, और पालनहार व्यक्ति उस बच्चों के लिए उस पैसे का उपयोग करेगा। अब पालनहार में परिवार का कोई सदस्य, बच्चे जैसे मान लो उसके माता पिता नहीं, उसके दादा दादी या इसके परिवार का कोई अन्य सदस्य जो इन बच्चों की जिम्मेदारी लेता है वो पालनहार कहलाएगा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य के ऐसे अनाथ और देखरेख और संरक्षण के परिभाषित श्रेणियों में, यानी जो भी श्रेणियाँ ऊपर दी गई थी मैंने बताई थी, उनमें आने वाले बालक बालिकाओं के परिवार के अंदर ही समुचित देखरेख, संरक्षण और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने जाने का प्रावधान को सुनिश्चित करना। यानी ऐसे बच्चों को जो परिवार का कोई सदस्य है वो पालनहार के रूप में कार्य करेगा, सरकार उसको उन बच्चों के पालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और ऐसे बालक बालिका और पालनहार परिवारों को, जैसे परिभाषा 2 में उल्लेखित किया गया है, समय पर पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी देखरेख, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित करेगा करना, ये इनका उद्देश्य है। अब लाभान्वित श्रेणी में कौन कौन आएंगे, यानी अनाथ बालक बालिका, अनाथ में कौन कौन से आएंगे वो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। न्यायिक आदेश के तहत मृत्युदंड या आजीवन जो प्राप्त माता पिता उनके बच्चे इस श्रेणी में आएंगे, यानी लाभान्वित श्रेणी में वो पालनहार में आ सकते हैं। पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे, एक समय में अधिकतम 3 बच्चे हैं, वो इस श्रेणी में आ सकते हैं। पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे तीसरे श्रेणी में आते हैं। HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे भी इसमें हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे, नाता जाने वाली महिलाओं के बच्चे, इसमें भी अधिकतम एक समय में 3 बच्चे लाभ ले सकते हैं। विशेष योगीजन माता पिता के बच्चे जिनके 40% से ज़्यादा विकलांगता का प्रमाण पत्र है, या पेंशन प्राप्त करे तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, ये सारे बच्चे हैं इस लाभान्वित श्रेणी में आएंगे। अगर आपके आसपास में इन कैटेगरी में अगर कोई भी बच्चा है तो आप उसे पालनहार योजना के बारे में जानकारी दे करके उसे इस योजना का फ़ायदा बता सकते हैं और उसको इस योजना से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या अनुदान कैसे मिलेगा, क्या क्या पात्रता होगी, तो बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, यानी इस योजना का लाभ है वो 18 साल तक ही मिलेगा। उसके बाद किंतु यदि बच्चे द्वारा 12वीं कक्षा अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत होने से पूर्व यदि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली जाती है, यानी बच्चा अगर 12वीं पास करने से पहले ही 18 साल का ऊपर हो गया, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एक अतिरिक्त वर्ष यानी 19 वर्ष की उम्र तक या पूर्ण करने तक लाभ दिया जाएगा, और उक्त लाभ 19 वर्ष की उम्र पूर्ण होने या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात देय नहीं होगा। यानी अधिकतम जो लाभ है वो 18 साल की उम्र तक दिया जाएगा, लेकिन कोई बच्चा 18 साल की उम्र में अगर 12वीं पास नहीं कर पाता है तो उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल करके जब तक वो 12वीं पास कर लेगा या 19 साल की उम्र पूरी हो जाएगी तब तक उसको लाभ मिलेगा, यानी 12वीं पास के बाद में उसको लाभ नहीं मिलेगा। पालनहार योजना राजस्थान का, एक तो पालनहार है वो राजस्थान का मूल निवासी हो और 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो का प्रमाण पत्र जरूरी है, यानी जो भी पालन करने वाला है वो राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम 3 वर्ष से राज्य में रह रहा हो, उसका सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। योजना में परिभाषित बच्चे आवेदन की तिथि को पालनहार के पास रह रहा हो, जिस दिन पालनहार ये आवेदन कर रहा है उस समय बच्चे उसके पास में रह रहे हो, और बच्चे के अन्य जिले या राज्य में अध्ययनरत होने की स्थिति में भी अनुदान पात्रता मानी जाएगी। पालनहार परिवारों की वार्षिक आय जो है वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता, HIV एड्स पीड़ित माता पिता या विशेष योगीजन माता पिता तथा सिलिकोसिस माता पिता के अलावा शेष श्रेणी के बच्चों के पालनहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है। इन कैटेगरी के अलावा पालनहार को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखना होगा जिन्हें ऐसी घर जैसी सामान्य सुविधाएं देनी होगी। इनके अलावा जैसे HIV पीड़ित वगैरह है उनकी छोड़ करके सामान्य जो परिस्थिति में पालनहार है उसको उन बच्चों को अपने घर में रखना पड़ेगा, घर जैसी सुविधाएं देनी पड़ेगी। अनाथ या न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या तो आजीवन जेल में है या उनके मृत्युदंड मिल गया हो, या पुनर्विवाहित विधवा माता, यानी किसी महिला विधवा होगी उसने पुनर्विवाह कर लिया और बच्चों को छोड़ दिया हो, या नाता जाने वाले महिला की श्रेणी के बच्चे हेतु उनके 18 वर्ष से अधिक आयु के भाई बहन या बहन भी पालनहार बन सकेंगे, यानी अगर उनका 18 साल से ऊपर का भाई बहन है तो भी वो पालनहार बन सकता है। अनाथ, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता, पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता द्वारा परित्याग किए बच्चों के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत समिति, वार्ड या नगरीय निकाय के द्वारा जारी ये बच्चा अनाथ है और वर्तमान में खाली जगह के घर रहता है,
जो इसकी पूरी देखभाल करते हैं संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यानी ऐसी परिस्थितियों में जिसमें माता पिता छोड़ दिया हो, विधवा हो गई हो या आजीवन कारावास हो, तो उसमें पंचायत का एक सर्टिफिकेट उसको अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा कि वो बच्चे उक्त पालनहार के घर में रह रहे हैं और उसकी वो देखभाल कर रहा है। अनाथ बच्चे के संदर्भ में माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा कि माता पिता की मृत्यु के कारण वो अनाथ हुआ है। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दंडादेश की जो प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यानी किसी माँ बाप को या मतलब जो पति पत्नी को अगर आजीवन कारावास की सजा हुई है तो उसका जो न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास का, वो आदेश संलग्न करना पड़ेगा, तभी ये पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। और विधवा महिला के संबंध में शारीरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान जो PPO है उस आदेश को प्रस्तुत करना पड़ेगा। पुनर्विवाहित विधवा माता के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र देने पर उन बच्चों को सहायता मिलेगी। और HIV एड्स पीड़ित माता पिता के संदर्भ में एड्स कंट्रोल सोसाइटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र या ग्रीन डायरी जो उनको जारी की जाती है एड्स पीड़ित लोगों को, वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और कुष्ठ रोग के संबंध में माता पिता अगर पीड़ित है तो चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड द्वारा जो भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और नाता जाने वाली माता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव यानी जो ग्राम सेवक या ग्राम सचिव है, ग्राम पंचायत या पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट और नगरीय क्षेत्र में वार्ड मेंबर, पार्षद या एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या स्थानीय निकाय की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी गाँवों के लिए पटवारी ग्राम सेवक द्वारा संयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया गया कि उक्त महिला है वो नाते जा चुकी है और उसके बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है। और विशेष योगीजन जो भी है उनके लिए 40% से अधिक का निःशक्तता का जो भी प्रमाण पत्र है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो दिया जाता है वो पेश करना जरूरी होगा। और अगर तलाकशुदा कोई महिला है तो उसके संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो PPO है वो जारी करना, मतलब PPO है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब है अनुदान राशि। अनुदान राशि के संदर्भ में पालनहार योजना के तहत जो भी बच्चे हैं उनकी पालन पोषण और शिक्षा के लिए पालनहार को यानी जो उनका पालन करेगा उनको निम्न प्रकार से जो भी सहायता दी जाएगी। पहले यह कि अनाथ श्रेणी यानी 0 से 6 साल के बच्चे जिनके माता पिता बिल्कुल नहीं अनाथ है उन बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और 6 से 18 वर्ष के बच्चे जो अनाथ श्रेणी के हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह पालनहार को दिए जाएंगे। शेष अन्य श्रेणियाँ यानी अनाथ श्रेणी के अलावा जैसे विधवा, परित्यक्ता या एड्स, HIV, सिलिकोसिस वगैरह ये सारे जो भी है उनके लिए 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये प्रति माह, और 6 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह है वो पालनहार को जो सहायता दी जाएगी। अब उसके लिए किसके लिए दी जाएगी कि इसमें पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र और स्वेटर, जूते आदि के लिए 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त दे होंगे। यानी इन पैसों के अलावा यानी जो 500 रुपये प्रति माह 0 से 6 तो और 6 से 18 तक 1000 रुपये प्रति माह के अलावा ये तो प्रति माह मिलेंगे, यानी अधिकतम जैसे 1000 रुपये तो 12000 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चे की पढ़ाई के लिए कपड़े, वस्त्र वगैरह आदि के लिए, जूतों के लिए 2000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। अब किसको नहीं दिया जाएगा? विधवा पालनहार या नाता पालनहार है उनको ये 2000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, अन्य श्रेणी वालों को दिया जाएगा। दूसरा कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या शाला पूर्व शिक्षा, अगर कोई ऐसा विद्यालय जो प्री स्कूल से संबंधित है उनमें इसका जाना अनिवार्य है। यानी सामान्य रूप से गाँव में अगर आंगनबाड़ी में बच्चा जा रहा है तो उसका पात्र होगा 3 से 6 वर्ष का। और इन बच्चों को 3 वर्ष यानी बच्चे की जन्म तिथि से 3 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने से की उम्र में शाला पूर्व शिक्षा है तो किसी आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा। यानी अगर 3 साल से बच्चे बड़ा बच्चा है तो उसको 6 साल तक किसी भी आंगनबाड़ी या पूर्व विद्यालय से जुड़ना पड़ेगा। और आंगनबाड़ी या विद्यालय से में जाने का जो प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र है, अध्ययन प्रमाण पत्र वगैरह है, वो इनको पेश करना होगा, अन्यथा उसको योजना का लाभ देना नहीं होगा। और 6 से 18 साल के जो भी बच्चे हैं उनको किसी भी शिक्षण संस्था में, विद्यालय या महाविद्यालय में या किसी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा। और विद्यालय के संस्थान में जाने के प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी द्वारा यानी विद्यालय के जो संस्था प्रधान है उनके द्वारा अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो अपडेट करना पड़ेगा, तब जाकर के उस पालनहार योजना का जो बेनिफिट है उन बच्चों को मिलेगा। अब पालनहार व्यक्ति है उसका क्या दायित्व होगा? तो एक तो ये है कि पालनहार ऐसे बच्चों को अपने घर में रखेगा और घर में जो बच्चों को जो खुद के बच्चों की तरह सुविधाएं देगा, परिवार की तरह सुविधा देगा। पालनहार द्वारा बच्चे के प्रति अपने बच्चों के जैसा व्यवहार, स्नेह या देखभाल करनी होगी और किसी भी स्थिति में बच्चों को अमानवीय, अनैतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होने देना है। और पालनहार द्वारा बच्चों की देखरेख और शिक्षा या सर्वांगीण विकास का सुनिश्चित किया जाएगा।
यदि पालनहार लाभान्वित एवं लाभान्वित बच्चे अन्य जिले या राज्य में पलायन करते हैं, या तो बच्चे या पालनहार करता है, तो संबंधित स्थानीय निवास बदलते हैं, तो पालनहार को उसकी सूचना संबंधित जिला अधिकारी या ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को देनी पड़ेगी। और पालनहार को बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष जमा करवाना पड़ेगा, यानी प्रतिवर्ष ये अपडेट करवाना पड़ेगा। पालनहार का जो भी अध्ययनरत प्रमाण पत्र है तभी ये अपडेट होगा। और यदि कोई पालनहार किसी कारण से अपात्र हो जाता है, जैसे पालनहार का राजकीय सेवा में आ जाना, क्योंकि पालनहार में इसमें जो आय की जो लिमिट दी हुई है, एक शुरुआत में मैंने बताया था 1,20,000, अगर उसकी जैसे कोई नौकरी लग जाती है या कुछ और किसी कारण से आय उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, या महिला कोई पालनहार है और वो विधवा पुनर्विवाह कर लेती है, या पालनहार या बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है, या तलाकशुदा परित्यक्ता महिला द्वारा पुनर्विवाह कर लेने की स्थिति में जन आधार पोर्टल पर डाटाबेस में आवश्यक परिवर्तन करवाना पालनहार परिवार का दायित्व होगा। यानी जो भी उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो उसको पालनहार के उसमें अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर पालनहार को बदलने की स्थिति कब होगी कि पालनहार द्वारा बच्चों को घर जैसी सुविधा नहीं देने पर, अपने बच्चों के समान व्यवहार या स्नेह या देखभाल नहीं करने पर, बच्चों को अमानवीय या अनैतिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने की स्थिति में जिला अधिकारी या सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच कर पालनहार को बदला जा सकेगा। अब इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी कि आवेदन प्रक्रिया अनुदान की प्रक्रिया के पालनहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले की तरह जारी होगी रहेगी। यानी कि जो भी पहले ई मित्र से पालनहार पोर्टल पे जो भी पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं वो होगी। उसके बाद में हर साल अध्ययनरत प्रमाण पत्र चाहे आंगनबाड़ी का हो या विद्यालय का, वो अपडेट करवाना पड़ेगा। और जन आधार पोर्टल पर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन, सिलिकोसिस पेंशन के 0 से 18 साल के बच्चों के प्रकरण में पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक और बच्चों की सूचना को प्रमाणिक माना जाएगा। और प्रमाणन के आधार पर पात्र परिवारों को पालनहार योजना में आवेदन करने हेतु उनके मोबाइल नंबर पर सिस्टम आधारित वॉइस कॉल यानी कि ऑटोमेटिक कॉल और मैसेज भी भेजा जाएगा। और जन आधार पोर्टल पर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन, सिलिकोसिस जनित पेंशन अथवा बच्चों को आवेदन हेतु प्रथम बार बायोमेट्रिक OTP के माध्यम से सत्यापन करवाना पड़ेगा। यानी पहली बार जब इस पे पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो उसको बच्चे का या तो बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा लगेगा, या OTP होगा मोबाइल से। और बच्चों के अध्ययन की स्थिति के लिए शाला दर्पण पोर्टल से आधार नंबर मैच करवा कर सीधे विद्यालय में अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र प्रमाणन करवाया जाएगा। यानी अगर बच्चे का स्कूल जा रहा है तो शाला दर्पण पोर्टल पे उसका नाम होगा, उसमें अगर आधार वगैरह सही है तो सीधा उसके आधार से और शाला दर्पण के नंबर से सीधा इसका प्रमाणन हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो उसको अन्य कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन बच्चों का अध्ययन की स्थिति शाला दर्पण पोर्टल से प्रमाणित नहीं हो पाएगी, उन बच्चों का प्रत्यक्ष अध्ययनरत होने रहने का जो संबंधित दस्तावेज है यानी जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है कि योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता के जन आधार पोर्टल या अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित पोर्टल पर उपलब्ध सूचना दस्तावेज के प्रमाणन होने पर उसकी प्रत्यक्ष से प्रति उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अगर उसका प्रमाणन ऑथेंटिकेशन हो जाता है जन आधार पोर्टल से तो अन्य कागज देने की जरूरत नहीं है। और जो आवश्यक सूचना दस्तावेज पोर्टल से प्रमाणित नहीं होंगे उनकी प्रति है ई मित्र कियोस्क पर आवेदन के समय देनी पड़ेगी। अब योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में कमी होने पर आक्षेप लगाने की स्थिति में दिनांक से यानी जिस दिन आवेदन करेंगे, अगर आवेदन के समय कुछ कमियां हैं तो 30 दिन के अंदर आपको मैसेज में दिया जाएगा पालनहार को, उसके बाद 45 दिन के बाद, और उसके बाद 60 दिन में जो भी आवेदन में कमी पूर्ति के लिए सिस्टम आधारित जो SMS है वो भेजा जाएगा कि आप अपनी जो भी कमी है उसको अपडेट करें और आक्षेप को पूर्ति करें। और पूर्ति नहीं करने के स्थिति में 60 दिन भी पूर्ति नहीं करते हैं तो भी 30 दिन का एक अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 90 दिन का जो समय है वो कमी पूर्ति के लिए दिया जाएगा। और 90 दिन में भी अगर आवेदन जो भी पालनहार जो आवेदक है उसमें जो डाटा है, जो भी आवश्यक दस्तावेज अगर अपलोड नहीं करता है तो उसका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और पालनहार द्वारा आवेदन पत्र माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने पर उस माह का पूर्ण भुगतान किया जाएगा। यानी किसी माह में 15 तारीख से पहले अगर आवेदन कर दिया तो उस माह का भी पेमेंट है वो मिल जाएगा। और 15 तारीख के बाद में यानी 16 तारीख से अगर कोई भुगतान आवेदन करता है और 16 तारीख से लेकर के अंतिम दिवस 30-31 तारीख तक, तो उसको जो योजना का लाभ है वो अगले माह की 1 तारीख से दिया जाएगा। अब जैसे मान लो अगस्त महीना चल रहा है और कोई 15 अगस्त से पहले अप्लाई कर ले तो अगस्त महीने का भी उसको फायदा है वो मिल जाएगा। और 16 अगस्त है उसके बाद अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको सितंबर से लाभ दिया होगा। और बच्चे की 6 वर्ष आयु या 6 माह की बच्चे की आयु 6 वर्ष माह की 15 तारीख तक किसी भी तिथि को पूर्ण करने की स्थिति में उस माह के लिए 1000 या 2500 रुपये प्रति माह, और माह की 16 तारीख के माह के जो 16 तारीख से माह के अंतिम दिवस तक
किसी भी स्थिति में किसी भी तिथि को 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उस माह के लिए 500 या 1500 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। यानी अगर 15 तारीख से पहले आवेदन हो जाता है तो 1000 और 2500 रुपये, और अगर 16 तारीख के बाद होता है तो 500 या 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और बच्चे की आयु 18-19 वर्ष माह की 15 तारीख को पूर्ण होती है तो उस माह की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर बच्चा 18 या 19 वर्ष का 15 तारीख के बाद अगर होता है तो उसको उस माह का जो भी लाभ है वो दिया होगा, और 16 तारीख के बाद के अंतिम दिवस में अगर पूर्ण होता है तो उस लाभ को दिया जाएगा। ये 18 साल की उम्र पे होने पे की स्थिति है। और पुस्तकें, स्टेशनरी, जूते, वस्त्र आदि हेतु वार्षिक जो एकमुश्त अनुदान है वो 2000 रुपये का भुगतान बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण या विद्यालय में अधिनियमित होने का प्रमाण पत्र या नवीनीकरण होने पर उपरांत देय मासिक अनुदान राशि के साथ किया जाएगा। यानी इसके लिए अध्ययन प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी या विद्यालय का जरूरी होगा। आवेदक द्वारा स्वयं के जीवित होने और बच्चों के आंगनबाड़ी में या विद्यालय में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र है वो वार्षिक नवीनीकरण यानी सत्यापन करवाना पड़ेगा। और अधिकतम 6 माह जुलाई माह से दिसंबर की समय अवधि में करवाना अनिवार्य होगा। यानी सामान्य रूप से जैसे ही विद्यालय खुलता है जुलाई से, तो आपको जो भी बच्चे पालनहार की योजना में आ रहे हैं, पालनहार का ये कर्तव्य होगा कि वो जुलाई माह में विद्यालय से उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र प्राप्त करके पोर्टल पे अपलोड कर दें, ताकि पूरे साल के बच्चे के जो भी अनुदान है वो उसको मिल सके। और पालनहार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में चालू शैक्षणिक सत्र में आवेदन स्वतः अस्थायी रूप से निरस्त हो जाएगा। यानी अगर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की अवधि में अगर अपडेट नहीं करवाते हैं तो वो निरस्त हो जाएगा। आवेदक द्वारा शैक्षणिक वर्ष, यानी आपको पता है शैक्षणिक वर्ग विद्यालय का जो है जुलाई से शुरू होता है, तो जुलाई से जून है, उसमें वार्षिक नवीकरण सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में आवेदन को लंबित शैक्षणिक सत्र के लिए स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अगर पूरे साल अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो वो खारिज हो जाएगा और आवेदन उक्त अवधि का लाभ प्राप्त होने पात्र नहीं माना जाएगा। आवेदन निरस्त होने के पश्चात योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नवीन आवेदन करना होगा। यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक अगर आप आवेदन नहीं करते हैं या उसको अपडेट नहीं करते हैं तो ये निरस्त हो जाएगा। और 1 जुलाई से 31 मार्च तक आवेदन करने वाले आवेदकों को राशि 2000 रुपये का वार्षिक एक मुश्त भुगतान दिया होगा। और 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य आवेदन करने पर आवेदक को आवेदक शैक्षणिक वर्ष का एक मुश्त अनुदान है वो 2000 रुपये का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी 1 अप्रैल से अगर जून के बीच में, यानी कि जब लगभग छुट्टियाँ रहती है उसमें अगर अप्लाई करेगा तो वो 2000 रुपये का भुगतान नहीं होगा, लेकिन जुलाई से लेकर के मार्च तक कर लेंगे तो उसको भुगतान हो जाएगा। और ऐसे आवेदक अगले शैक्षणिक सत्र से एकमुश्त राशि के पात्र होंगे। उक्त एकमुश्त राशि विधवा पालनहार या नाता पालनहार के मामले में देय नहीं होगी। अब बच्चे की जन्म तिथि के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक तो साल दर्पण से अगर जन्म तिथि अपडेट या उसका प्रमाण पत्र आ गया तो वो वैलिड मानी जाएगी। दूसरा है जनाधार पोर्टल में उसकी जन्म तिथि अगर अपडेट है तो वो भी मान्य होगी। जब साल दर्पण पोर्टल में अगर जन्म तिथि नहीं है, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है क्योंकि विद्यालय में साल दर्पण पे जब भी एंट्री करते हैं बच्चे की अनिवार्य रूप से जन्म तिथि अंकित करनी पड़ती है। तो अगर मान लो किसी परिस्थिति में नहीं है तो जन आधार पोर्टल पे अपडेट जो भी जन्म तिथि है वो वैलिड होगी। दोनों अगर नहीं है जन आधार पोर्टल पे या साल दर्पण पे तो आधार में जो भी जन्म तिथि है वो वैलिड मानी जाएगी। और बच्चों की जन्म तिथि जन आधार पोर्टल या आधार पोर्टल से प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी या विद्यालय द्वारा मैनुअल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि से मैच करना नहीं करवाया जाएगा। बच्चे का आवेदन करते समय साला दर्पण जनाधार पोर्टल या आधार पोर्टल से प्राप्त जन्म तिथि के आधार पर ही 18 या 19 वर्ष की योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि साला दर्पण में जो भी उम्र है उसके हिसाब से 18 या 19 वर्ष का जब तक होगा तब तो उसको लाभ दिया जाएगा। और किसी लाभार्थी द्वारा बच्चे का के 18 या 19 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले जन्म तिथि में संशोधन करवाए जाने की स्थिति में अधिकतम एक बार बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र 10वीं के बोर्ड के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर जन आधार पोर्टल के माध्यम से संशोधन हो सकेगा। और यदि लाभान्वित श्रेणी का कोई बच्चा राजकीय अनुदानित गृहों या आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, यानी उसको अन्य कोई राजकीय सुविधा मिल रही हो जिसमें आवास हो, भोजन, वस्त्र आदि अगर उसको मिल रहे हैं और वो सारी सुविधा निःशुल्क मिल रही है तो फिर वो पालनहार योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उस ऐसे बच्चे को अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन है वो अप्लाई करने के बाद में स्वीकृत करता जो भी अधिकारी है ऑनलाइन आवेदन पत्रों को 30 दिन की कालावधि के भीतर स्वीकृत करना होगा। और निर्धारित अवधि में स्वीकृत नहीं करने पर आवेदन है वो स्वतः स्वीकृत हो जाएगा और उसको फिर डीम्ड अप्रूव माना जाएगा। और गलत स्वीकृत होने की स्थिति में संबंधित जो भी संबंधित स्वीकृत करता है वो उत्तरदायी होगा। और स्वीकृत आवेदन पत्रों की 15 दिवस के भीतर है भुगतान स्वीकृति करनी होगी। और यदि निर्धारित अवधि में जारी स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तो आवेदन पत्रों को स्वतः भुगतान स्वीकृति संख्या जारी हो जाएगी, यानी ऑटोमेटेड जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। और स्वीकृत आवेदन पत्रों का 15 दिवस के भीतर बिल बनाना होगा। और यदि बजट उपलब्ध होने की स्थिति में
बिल निर्धारित अवधि में बनाकर भुगतान कोषागार नहीं भिजवाया गया तो निदेशालय के पालनहार अनुभाग में सूचना प्राप्त हो जाएगी और संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पोर्टल से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और निदेशालय से अनुमति किए जाने पर ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी उस बिल को पुनः बना सकेंगे। यानी कि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। एक बार आप जो पालनहार है वो बच्चे का हर साल अपडेट करवा दे अर्जित प्रमाण पत्र, तो उसको हर महीने ऑटोमेटिक जो भी इसका अनुदान है वो मिलता रहेगा और प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह तक स्वीकृत आवेदन पत्रों का बिल बनाकर भुगतान संबंधित कार्रवाई की जाएगी। और इस योजना की जो समीक्षा के लिए है सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग और जिला स्तर पर जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर महोदय और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ये अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे। और ये सामान्य जो डिटेल है, अब इसमें नियमों में शिथिलता के लिए भी अंतिम निर्णय है वो आयुक्त या निदेशक महोदय का होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि लेटेस्ट में कौन कौन लोग हैं जो पालनहार की श्रेणी में आते हैं, उनको किस तरीके से कितना लाभ दिए है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। और आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और आपके आसपास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इन श्रेणी में आ रहा हो, अनाथ में या आजीवन या मृत्युदंड प्राप्त माता पिता के बच्चा हो या पेंशन प्राप्त विधवा का बच्चा हो, पुनर्विवाहित विधवा का बच्चा हो, HIV पीड़ित माता पिता का बच्चा हो या कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता का बच्चा हो या विशेष योग्यजन का बच्चा हो या पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा परित्यक्ता महिला का बच्चा हो या सिलिकोसिस पीड़ित का हो या किसी भी तरीके की श्रेणी के जो भी बच्चे हैं, अगर आपकी नज़र में है तो उनको आंगनवाड़ी, छोटा बच्चा है 6 साल तक गया तो उसको आंगनवाड़ी से जोड़ें और 6 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो विद्यालय से उसको जोड़ने का प्रयास करें। और विद्यालय में जोड़ते ही विद्यालय में लगभग इस बात की जानकारी होती है कि बच्चा इस श्रेणी में आ रहा है, इसका पालनहार का जो भी है वो आवेदन करवा लेते हैं। और विद्यालय में भी बार बार इसके संबंध में सूचनाएं आती है कि कौन कौन से बच्चे संबंधित उस विद्यालय के परिक्षेत्र में है जो पालनहार के अंदर दायरे में आ रहे हैं। उनके अपडेट करवाने के लिए जुलाई माह में ही अधिकांश विद्यालयों द्वारा अध्ययन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। और फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा रहता है तो आप उनको विशेष रूप से मोटिवेट करें ताकि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उनको मिल सके। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।